हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे से होंगे आई होप, और अच्छे से अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, हम अपने चैनल पर आप सभी के लिए जो है नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यू जजमेंट हो या फिर AIB 19 के पर्पज से MCQ सीरीज। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हम अब से पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए थे AIB 19 के पर्पज से। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं CRPC से संबंधित MCQs, जो कि AIB 19 या किसी भी अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ यह MCQs केवल CRPC के ही नहीं, बल्कि इन MCQs में हम आपको कंपैरिजन कराते चलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस के बारे में भी। इसीलिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कूट वाला है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवा रहा है कि क्या ये जो फैक्ट इसी सेक्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, पहला है यहाँ पर दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने हेतु प्रतिभूति, कि दोष सिद्धि अगर किसी एक्यूज्ड को दोषित कर दिया जाता है तो उस पर परिशांति कायम रखने के लिए श्योरिटी दी जाती है। किस सेक्शन के अंतर्गत है? दोषित होने पर। तो बिल्कुल आप सब लोग इस चीज़ को जानते होंगे, सेक्शन 106 में है CRPC के में। तो पहले का अगर राइट ऑप्शन होगा तो 4 होगा, यानी कि A का चौथा होगा। अब बात आती है, अगर व्यक्ति कैसा है? संदिग्ध है। ठीक है, तो संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए जो प्रतिभूति ली जाती है उसका प्रावधान किस सेक्शन के अंतर्गत किया गया? तो सेक्शन 109 के अंतर्गत किया गया है। तो अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे का हमारा यानी कि B का कौन सा होगा? B का होगा तीसरा। ठीक है, यानी कि संदिग्ध व्यक्ति से आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 109। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, अभ्यासिक अपराधी हैं, भाई किसी भी अपराध को आदतन करते हैं, अब तो उनको आदत पड़ चुकी है, अब मजबूरी नहीं, अब आदत है। तीसरे का इनके C का आपको कौन सा दिख रहा है? C का इनके तीसरे का है पहला, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। अब बचा एक ही लास्ट और एक ही ऑप्शन बचा है कि जो अदर मैटर्स होते हैं उनमें पीसफुल यानी कि शांति कायम रखने के लिए श्योरिटी के संबंध में जो है 107 में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो चौथा होगा, चौथे का होगा दूसरा। तो ये आपका देखिए क्रॉनिकल हमने यहाँ पर मिला दिया है। बिल्कुल, अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि 4, 3, 1, 2 किसके अंतर्गत दिया हुआ है। उससे पहले हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे साथ के साथ। अगर हम बात करें दोष सिद्धि वाले मैटर्स की, तो जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं 106 में, ये BNSS के थ्रू आपको पढ़ने के लिए में मिलेगा 125 में, यानी कि जिसमें आप लोग पढ़ते थे ना मेंटेनेंस वाला, उसमें आप दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने हेतु प्रतिभूति का सेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें 107 की, तो 107 का जो प्रोविज़न है 126 के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? 126 में आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 109। देखिए 126, अब 8 अगर हम बात करें 108 जो संदिग्ध बातों को फैलाने की बात करता था, 108 वाला, यानी कि 107 जो है ये तो आपका आ जाएगा 126 में। 108 जो आप पढ़ते थे वो आ जाएगा 127 में। तो अब यहाँ पर देखिए जो 109 दिया हुआ है वो आपका किस में आ जाएगा? 128 के अंतर्गत आ जाएगा। और जो है हमारा 110 ये 120 किसके अंतर्गत आ गया? 110 129 के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारे सेक्शन आपको यहाँ पर समझ आ जाएंगे। 106 जो है 125 हो चुका है, वो चीज़ें 125 में है। 107 में जो चीज़ें हैं वो आपको 126 में मिलेंगी। 108 में जो चीज़ें थी वो आपको 127 में मिलेंगी। 109 में जो चीज़ें हैं वो आपको 128 में मिलेंगी। 110 की चीज़ें आपको 129 में मिलेंगी। तो आइए देखते हैं, ये भी आपको सारे सेक्शन यहाँ से क्लियर अप हो गए हैं। अब देखते हैं कि 4, 3, 1, 2 जो है किस ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है। 4, 3, 1, 2, यानी कि यहाँ पर हमारा पहला वाला किसके अंतर्गत आ रहा है? B। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? इसमें B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कौन आदेश पारित कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो मेंटेनेंस वाले मामले होते हैं वहाँ पर फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है पावर दी हुई है इस प्रकार के मैटर्स को सुनने की। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं BCRPC के साथ BNSS की भी। तो जो मेंटेनेंस वाले प्रोविजंस हम अभी तक 125 से लेकर के 128 तक पढ़ा करते थे, अब BNSS के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ेंगे 144 से 147 तक। तो ध्यान से देखना, सारे के सारे सेक्शंस आप लोग 125 वाली चीज़ें 144 के अंतर्गत कर दी गई है। वहाँ भी कौन सुनेगा? फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेगा। और इस प्रकार के मैटर्स में देखिए मेंटेनेंस पत्नी का, बच्चों का और किसका किया जाता है? पेरेंट्स का किया जाएगा। बच्चे चाहे धर्मज हो या अधर्मज हो, जब तक कि लड़की जब तक कि बालिग नहीं हो जाती या फिर बच्चा जो है वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसका मेंटेनेंस कराया जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मात्र एक कथन सही, यानी कि इनमें जो आप देख रहे हैं इनमें एक ही स्टेटमेंट सही है, वो कौन सा है वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, यदि एक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, आप इतना तो समझ गए कि 125 जो है 144 हो चुका है, रट लीजिए इस चीज़ को। यदि एक व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त साधन है, वो अपनी माँ के भरण पोषण से इनकार या उपेक्षा करता है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत केवल पत्नी को ही अनुतोष प्राप्त हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत केवल पत्नी को अनुतोष प्राप्त है। सी कह रहा है कि केवल बच्चे को ही है प्राप्त है, और डी कह रहा है कि 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमसे राइट ऑप्शन पूछा है, तो राइट ऑप्शन होगा ए। बिल्कुल 125 के अंतर्गत वो आवेदन कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, अगर जिस व्यक्ति से वो मेंटेनेंस लेना चाहते हैं उसके पास पर्याप्त साधन है। नेक्स्ट है कि धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की मासिक धनराशि कितनी होती है। देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि चीज़ें व्यक्ति की जो है इनकम पर डिपेंड करती हैं। जितनी उसकी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका मेंटेनेंस जो है रखा जाएगा। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि BNSS 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत लोक सुरक्षा को, पब्लिक सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए जो जमाव होता है उसको तितर बितर करने के लिए आदेश सशस्त्र बलों का उपयोग किया जाएगा। देखिए सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ की जाएगी। सिंपल तरीके से उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई आप यहाँ से हट जाओ, वो नहीं हट रहे, उसके बाद ही जो है सशस्त्र बलों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सिंपल फंडा है भाई, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले 129 का यूज़ किया जाता था कि पहले आपको सिंपल तरीके से हटा रहे, नहीं हट रहे, तो अब क्या होगा भाई, अब इनको बल के द्वारा हटाया जाएगा। तो बल के द्वारा हटाया जा सकता है सेक्शन 130 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होगा डी, कि उस जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग धारा 130 के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम इन दोनों सेक्शंस की बात करें किसके एवज में, BNSS के अंतर्गत, तो अब किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग जो है सेक्शन 149 के अंतर्गत किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जमाव को अगर सिविल पावर के अंतर्गत हटाया जा रहा है तो 148 के अंतर्गत है जो कि किया जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो CRPC ही नहीं कर रहे बल्कि BNSS भी साथ के साथ करा रहे हैं। ठीक है, यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि 133 में जो ऑर्डर है वो अब आपको कहाँ पर मिलेगा BNSS में, तो सेक्शन 152 में चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी 133 वाली। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया हो हाजिर होता है और मजिस्ट्रेट के और आदेश के विरुद्ध कारण स्पष्ट करता है, तो मजिस्ट्रेट मामले में वैसे ही साक्ष्य ग्रहण करेगा जैसे कि समन मामले में होता है, वैसे ही साक्ष्य ग्रहण करेगा जैसे कि आपका वारंट मामले में होता है। मामले में वैसे साक्ष्य ग्रहण करेगा जैसा कि असाधारण मामले में होता है, कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं करेगा। तो इसके अंतर्गत देखिए जो यहाँ पर साक्ष्य ग्रहण किया जाएगा इस प्रकार के केसेस में, सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह बता देते हैं कि यह जो मामले हैं, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव प्रक्रिया यानी कि इनमें जो प्रोसीजर चलता है वो समन वाला प्रोसीजर चलता है। यानी कि समन केसेस में हम जो प्रोसीजर देखते हैं ना, ये जो यहाँ प्रॉपर्टी वाले मैटर्स आपको जितने भी मिलेंगे, सारे प्रॉपर्टी वाले मैटर्स में जो है वो कैसा होगा, आपका सिविल वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखिए क्या है, ए रहेगा कि 133 के अंतर्गत अगर आदेश पारित किया गया हाजिर होता है तो आदेश के विरुद्ध कारण स्पष्ट करता है, तो जो एविडेंस गेट की जाएगी वो वैसे ही की जाएगी जैसे समन केसेस में की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, यदि त्वरित उपचार की तात्कालिक रोकथाम वांछनीय है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है। तो सबसे पहले तो 144 वाली जो चीज़ें हैं हम आपके लिए बता दें, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी 163 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत मिलेंगी, 163 के अंतर्गत है जो मिलने वाली हैं। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि क्या इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक पक्षीय एक्स पार्टी प्रोसीजर कर सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वैधता पूर्वक सेवा नियोजित किसी वस्तु को व्यक्ति को किसी बाधा, नाराजगी अथवा चोट से बचाने हेतु,
मानव स्वास्थ्य, जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के प्रति किसी खतरे से बचाने हेतु, लोक शांति एवं चैन के भंग होने, बलवे अथवा दंगे के खतरे को रोकने हेतु, उपरोक्त में से किसी एक अथवा सभी आधारों पर। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी वाला। अगर ये सारी ही चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो एक्स पार्टी प्रोसीजर जो है कर सकता है। ध्यान रखिएगा BNSS में चीज़ें 163 के अंतर्गत दी गई हैं। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट सांप्रदायिक संगठन के उग्रवादियों का एक समूह सार्वजनिक तौर पर अपने सदस्यों को शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कैसा प्रशिक्षण दे रहा है? देखिए, शस्त्र प्रशिक्षण दे रहा है, जिससे अब शस्त्र प्रशिक्षण अगर दिया जा रहा है तो इससे लोक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इसके संबंध में कथन कौन सा सही होगा? बात ये वहीं पर आ रही है। देखिए 144A जो होता है तो उसके संबंध में बात की जा रही है। पुलिस अधिकारी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर शस्त्र प्रशिक्षण संपन्न किए जाने को निषिद्ध किए जाने का आदेश अथवा लोक सूचना जारी कर सकता है। संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन किसी भी निषेधात्मक आदेश को पारित करने में अधिकृत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, देखिए, लोक शांति एवं सुरक्षा को कायम रखने हेतु जो जिला मजिस्ट्रेट है, यदि वो आवश्यक हो तो लोक सूचना अथवा आदेश के द्वारा ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है। लोक शांति एवं सुरक्षा को कायम रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता में स्थानीय सीमाओं के अंदर पुलिस अधिकारी को निषेधात्मक सूचना अथवा आदेश जारी करने का निर्देश दे सकता है। तो देखिए, इस मामले में पूरी पावर जो है वो जुडिशियल जो है DM को दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी वाला, कि वो इस प्रकार की गतिविधियों पर आदेश के थ्रू जो है उनको प्रतिबंधित कर सकता है। नेक्स्ट है, एक एसोसिएशन द्वारा मार्ग के एक व्यस्त संगम पर क्या है, एक विशाल पोस्टर या बैनर जो लगा दे जिससे वहाँ के व्यवधान में जो है बाधा उत्पन्न हो रही है। अब ऐसी स्थिति में सूचना प्राप्त होने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ कर ऐसे बैनर पोस्टर को हटा दिया जाता है। अब ये चीज़ें जो है कौन, इनमें से कौन सा वो ऑफिसर है जो इस प्रकार की पावर का यूज़ कर सकता है? तो सबसे पहला देखिए जो है SDM यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट को यहाँ पर ऐसी पावर दी कि इस प्रकार के व्यवधानों को हटा सकता है। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने संबंधी सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कह रहे हैं कि जो FIR होती है जिसकी बात जो है 154 में की गई है और 173 BNSS में की गई है, बट परिभाषित कहीं भी नहीं किया गया है, उसके संबंध में यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा नहीं है? देखिए, इसे किसी थाना प्रभारी के समक्ष मौखिक तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, बिल्कुल किया जा सकता है। इसे थाना प्रभारी के द्वारा उनके आदेश पर जो है रिटर्न किया जाएगा, बिल्कुल। लिखित में दर्ज की गई सूचना पर देने वाले के हस्ताक्षर होंगे, बिल्कुल सही है। सूचना की प्रतिलिपि जो है सूचनादाता को निःशुल्क नहीं दी जा सकती, तो ये गलत है। देखिए, बिल्कुल सूचनादाता को प्रति निःशुल्क दी जाएगी, तो नहीं पूछा है, तो डी वाला इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं, 173 BNSS के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर भी गलत स्टेटमेंट पूछना है। ये देखिए कि जब FIR दर्ज की जाती है तो कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा, यह एक पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता। तो बिल्कुल देखिए, सभी जानते हैं ये एक पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है, यह केवल अन्वेषण के प्रारंभ को इंगित करता है, यह भी सही है। इसे किसी प्रयोजन से पूर्ववर्ती कथन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सूचना देने वाले का प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल। A, B एंड D बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है इसका सी वाला। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन AIB के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मामला जिसमें संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों ही अपराध शामिल हैं। भाई मामला कैसा है, उसमें संज्ञेय अपराध भी आ रहा है और असंज्ञेय अपराध भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बता दें, ये जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के संबंध में जो बात की गई थी ये 155 में की गई थी। अगर 155 में है तो 174 जो है BNSS के अंदर है। अब वहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक अपराध है वो संज्ञेय भी शामिल है, उसमें असंज्ञेय भी शामिल है। तो अब वहाँ पर किस प्रकार का अपराध जो है बनने वाला है? संज्ञेय अपराध होता है, किंतु असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है।
संज्ञेय अपराध होता है और इसलिए मामले के अन्वेषण हेतु मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। संज्ञेय अपराध होता है इसलिए मामले के अन्वेषण हेतु मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। असंज्ञेय अपराध होता है किंतु मामले के अन्वेषण हेतु मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अब हमें इसमें देखना यह है कि इसमें जो है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, अब यह जो अपराध है संज्ञेय होगा और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि अगर मामला संज्ञेय असंज्ञेय है तो वो क्या माना जाएगा, संज्ञेय माना जाएगा, और संज्ञेय है तो मजिस्ट्रेट की यानी कि अनुमति की जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन होगा इसमें बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 156(3) सबसे पहले बता दें ये 175 में पहुंच चुका है, जो आप 156 में पढ़ते हैं। सीआरपीसी के अंतर्गत अनुसंधान का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो सिंपल मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। ये चीज़ें जो है 175 में इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी 156(3) के अंतर्गत ध्यान रखिए 156 की जगह 175 हो चुकी हैं। ये चीज़ें जो मैटर है 156 वाले 175 में आ चुका है। शक्तियों को संज्ञान के पश्चात के प्रक्रम पर भी मजिस्ट्रेट अन्वेषण प्रदर्शित कर सकता है। क्या कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत शक्तियों को संज्ञान के पश्चात के प्रक्रम पर भी, यानी कि 156(3) की जो पावर है मजिस्ट्रेट की उसका यूज़ वो कॉग्निजेंस के बाद के जो प्रक्रम पर भी इन्वेस्टिगेशन में दे सकता है। ऐसा जो है वीनू भाई, हरि भाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य के मामले में कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, आप लोग जानते हैं केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा पोटअप होता है। 164 जो है आपका 183 में पहुंच गया है। देखिए सेक्शन हम सारे बता रहे हैं, अगर आप लोग नहीं रिटर्न कर रहे हैं या नहीं ध्यान से देख रहे हैं तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये पूछें कि 164 के अंतर्गत स्वीकृति कौन दर्ज करता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से एक चीज़ बताते हैं कि जो हमारा महानगर मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसी चीज़ें जो है हमारे यहाँ से जो है रिमूव कर दी गई है। अब यहाँ पर आप केवल क्या पढ़ेंगे, राइट ऑप्शन तो सी है, बट यहाँ पर कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब इंक्लूड मिलेगा आपको 183 के अंतर्गत। 183 यानी कि BNSS में जो है आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होगा 183 के अकॉर्डिंग केवल सी वाला ही सही है, बट अब केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट माना जाएगा। नेक्स्ट है 164 यानी कि 183 BNSS के अंतर्गत स्वीकृति बयान दर्ज करने हेतु कौन अथोराइज्ड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर हम 164 अगर क्वेश्चन आपका सीआरपीसी के अंतर्गत आएगा तो यहाँ पर जो है दर्ज कौन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दर्ज नहीं कर सकता। 183 के अंतर्गत अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आएगा तो देखिए जुडिशियल ये जो आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो बनने वाला है ये भी खत्म है, तो ये भी खत्म है, यानी कि कोई भी इनमें से नहीं कर सकता है। चीज़ें आप समझ रहे होंगे बिल्कुल हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिवाद 210 पहले देखिए सेक्शन क्लियर कर रहे हैं हम आपको। 210 की जगह आपका सीधा हो गया है 233 यानी कि उसी मामले में जो है परिवाद चल रहा है, उसी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब क्या होगा, तो सीधा बताने कि परिवाद मामले में मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि यदि उसी अपराध के संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को क्या लग रहा है कि मामले में परिवाद और उसी में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कौन सा आदेश जो है पारित किया जाएगा सेक्शन 210 के अंतर्गत। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 233 भी परिवार को पुलिस यानी कि यहाँ पर परिवाद है, ध्यान रखिएगा परिवाद को पुलिस अन्वेषण के बाद दोबारा प्रस्तुत करने के लिए लौटाना, ठीक, उसी परिवाद पर जांच या विचारण को स्थगित करना, अन्वेषण अधिकारी से रिपोर्ट बुलाना, परिवाद को अन्वेषण के लिए पुलिस के पास भेजना, परिवाद को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को भेजना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कोर्ट करता क्या है, मजिस्ट्रेट करेगा क्या, जो परिवाद पर जांच उसके द्वारा जो जांच और विचार चला उसको तो पोस्टपोन कर देगा और पुलिस अधिकारी से जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है उससे रिपोर्ट मंगाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन होगा सी वाला, दूसरा और तीसरा, ये दोनों काम जो है वो करेगा। उसके बाद ही मामले में आगे क्या करना है वो देखेगा। नेक्स्ट है कै पर एक नियत समय पर स्थान फिक्स है, नियत समय है और स्थान है, कै को धोखा देने का आरोप है, ठीक है, यानी कि एक नियत समय और स्थान पर धोखा देने का आरोप है, ठीक है, कै पर किसने कै को ऐसा धोखा दिया है। अब राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए आरोप को उस तरीके को
स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा कैने खे को धोखा दिया है। आरोप में उस तरीकों को स्पष्ट किया जाना चाहिए जिसके द्वारा कैने खे को धोखा दिया है। तरीका स्पष्ट किया गया अथवा नहीं, न्यायालय निर्णय करेगा। तो देखिए यहाँ पर आरोप में वो तरीका भी जो है स्पष्ट खोला जाएगा जिसके अंतर्गत उसको धोखा दिया है। तो आरोप में उस तरीके को अवश्य स्पष्ट किया जाएगा जिसके द्वारा कैने खे को धोखा दिया। रेड ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 लागू की जा सकती है। 210 आप जानते हैं, इसकी जगह सीधा 233 वाला पोर्शन है। तो ये कह रहे हैं कि 210 कब लागू की जाएगी? मामला परिवाद का हो तथा पुलिस भी मामले का अन्वेषण कर रही हो। मामला परिवाद का हो किंतु कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर दी। मामला परिवाद का हो तथा पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया हो। सिंपल सी बात है भाई, इनमें से कोई भी नहीं। आप भी जानते हो कि मामला परिवाद का है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब ये सेक्शन जो है लागू होगा। राइट ऑप्शन होगा ए वाला। ठीक है, उसके बाद आता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 219। देखिए 219 की जगह सिंपल बिल्कुल ध्यान रखिएगा 242 आ चुका है, 242 यानी कि 219 की जगह 242 आ चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 219 के अंतर्गत या बीएनएसएस के सेक्शन 242 के अंतर्गत अगर एक ही किस्म के अपराध का मतलब क्या है? जब ऐसे अपराध समान दंड से दंडनीय हो, जब ऐसे अपराध एक ही धारा के अंतर्गत दंडनीय हो, जब ऐसे अपराध भारतीय दंड संहिता अथवा किसी अन्य विशिष्ट विधि अथवा स्थानीय विधि की एक ही धारा के अंतर्गत समान रूप से दंडनीय हो। तो सीधा इसमें देखिए राइट ऑप्शन होगा सी वाला। जब ऐसे अपराध आईपीसी या किसी अन्य विशिष्ट विधि स्थानीय विधि की एक ही धारा के अंतर्गत हो, ठीक है, एक ही किस्म के। और हमें यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जो है संख्या 219 सीआरपीसी के अंतर्गत ये 3 थी, बट यहाँ पर बीएनएसएस 242 के अंतर्गत ये संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। 199 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कोई मामला स्थापित किया जाता है तो ऐसे मामले में अपनाई गई विचारण की प्रक्रिया होती है। यानी कि 199 के अंतर्गत 199 जो है बात कर रहे हैं ये कि 199 का जो प्रोसीजर है किसका? बीसीआरपीसी। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि सीआरपीसी 199 में चीज़ें क्या हैं कि जो डिफेमेशन वाले केसेस होते हैं उनमें प्रोसिक्यूशन की बात की गई है। ठीक है, 199(2) सेपरेटली जो है वो अलग तरीके की बात करता है कि जैसे राष्ट्रपति इत्यादि इस प्रकार के व्यक्तियों के अगेंस्ट जो डिफेमेशन होता है उनमें प्रोसीजर की बात कर, जिनमें रिटर्न जो है कंप्लेन करानी होती है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर 199(2) के अंतर्गत मानहानि का मामला स्थापित किया गया है तो उनमें जो वो ट्रायल का प्रोसीजर होता है वो कौन सा अपनाया जाएगा? समन वाला अपनाया जाएगा, वारंट वाला अपनाया जाएगा? तो सबसे पहले सेक्शन क्लियर कर दें चीज़ें। बीएनएसएस के सेक्शन 22 यानी कि 222 के अंतर्गत दी गई हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि सेशन विचारण जो अपनाता है या पुलिस रिपोर्ट जो अपनाती है वारंट मामलों में, पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो अन्य आधार हैं, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सी वाला। इस प्रकार के मैटर में विचारण के लिए वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा, इनकी मोस्टली कंप्लेन वाले जो केसेस में होता है, ठीक है, होगा तो वारंट वाला, बट पुलिस रिपोर्ट वाले वारंट का जो प्रोसीजर होता है वो नहीं अपनाया जाएगा। तो आई होप ये सारे जिसके सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे कितने इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ हर सेक्शन के साथ हमने आपको सीआरपीसी के सेक्शन के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस भी बताए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।